बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, असल खेल शुरू हो चुका है। इसराइल को ग्रेटर बनाने का मंसूबा अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में तेज़ कर दिया गया है। दुनिया के जो मुल्क इसराइल के लिए ख़तरा हैं, या तो वो इसराइल के सामने सरेंडर कर दें, अपने हथियारों को फेंक दें, या वो इसराइल को तस्लीम कर लें और इसराइल के वो ताबे हो जाएं। इसी सिलसिले का एक मुआहिदा इब्राहीमी मुआहिदा है, जिसको इब्राहीम अकॉर्ड भी कहा जाता है, जिस पर तेज़ी से काम चल रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही हैं। पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है और बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस हवाले से अगले 4 से 5 महीने मशक़ वुस्ता के लिए बड़े अहम हैं। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ देने लगा हूँ कि आज से 3 महीने पहले या आज से 6 महीने पहले ईरान पर इसराइल के हमले या अमेरिका की बमबारी का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगरचे अमेरिकी सदर ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद ईरान को कहा था कि या तो तुम हमारे साथ डील कर लो, वरना तुम्हें इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेकिन इस बात की तवक्को किसी को नहीं थी कि ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की जंग हो जाएगी और ईरान के बड़े बड़े कमांडर मार दिए जाएंगे। लेकिन फिर आज से तकरीबन 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो उस वक्त दुनिया ने देखा कि दुनिया में इसराइल क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करने जा रहा है। यही कुछ आज तुर्की के हवाले से दुनिया को तवक्को नहीं है। अगला नंबर तुर्की का है और पाकिस्तान का है। ये दोनों मुल्क मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इनके पास ऐसे हथियार हैं जो इसराइल को चैलेंज कर सकते हैं। ये जो ईरान के साथ जंग हुई है इसराइल की, ये ऐसे नहीं हुई है, ये उन हथियारों की वजह से हुई है जो हथियार ईरान रखता है, यानी वो मिसाइल और वो टेक्नोलॉजी जो इसराइल के लिए नुकसान का बायस होती है। तो इसराइल या अमेरिका, ये दोनों अपने लिए उन मुल्कों को कबूल नहीं करते हैं जो उनके लिए ख़तरा बने। चुनांचे आप देखेंगे कि अमेरिका खुद एटम बम रखता है, लेकिन वो शुमाली कोरिया को एटम बम बनाने से मना करता है और उसको धमकियाँ देता है। अमेरिका खुद सैकड़ों की तादाद में एटमी हथियार रखता है, लेकिन वो रूस को बुरा भला कहता है कि तुम एटमी धमाके ना करो, तुम अपने एटमी हथियारों को तल्फ करो। और यही कुछ इसराइल का प्लान है। इसराइल खुद एटम बम रखता है, लेकिन वो ईरान को एटमी धमाके नहीं करने देता है। इसराइल खुद मिसाइल बनाता है, लेकिन वो ईरान को या किसी और मुल्क को मिसाइल बनाने नहीं देता है। अब हो ये रहा है कि तुर्की को खामोशी से घेर लिया गया है और तुर्की इस वक्त घेरे में है। वो अलग बात है कि तुर्की की हुकूमत और तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दावा करती हैं कि हम अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रोकने की ताकत और कुव्वत रखते हैं। लेकिन ये हक़ाइक़ हैं कि पसे पर्दा तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत को गिराने का फैसला हो चुका है और तुर्की के पास जो हथियार हैं और तुर्की के पास जो टेक्नोलॉजी है, या तो वो मातहत कर ली जाएगी या उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये बात तुर्कों को पहुँचा दी गई है और इसी वजह से एर्दोगान के ख़िलाफ़ तुर्की के अंदर बगावत की जो लहर है वो पैदा कर दी गई है। अगर आपको मालूम हो, इस्तांबुल का जो मेयर था, जो एर्दोगान का मुखालिफ था, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? इस्तांबुल के मेयर को सिर्फ करप्शन की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उसके लिंक थे इसराइल के साथ और एर्दोगान की जो मुखालिफ जमात है उसको मुसलसल मोसाद और इसराइल की तरफ से और CIA की तरफ से लीड किया जा रहा है। तो इस वजह से उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को यह बात पता है कि उनका दुश्मन उनके कितने करीब आ चुका है। चुनांचे मैं आपको एक और खबर देने लगा हूं कि तुर्की का जो नंबर 1 दुश्मन है वो यूनान है। यूनान को कातिल और मोहलक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका भी F-35 जहाज तुर्की को नहीं देता है, लेकिन वो यूनान को देने के लिए तैयार है। और इसराइल जो है अपना आयरन डोम मिसाइल सिस्टम वो यूनान को दे रहा है। इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी वो यूनान को दे रहा है। यूनान और तुर्की आपस में एक दूसरे के रिवायती हरीफ हैं, एक दूसरे के रिवायती दुश्मन हैं। और यहां तक कि यूनान को तुर्की की मुखालफत में ऐसे मुल्कों से भी हथियार मिलना शुरू हो चुके हैं जो तुर्की से नाराज हैं या जिनको गुस्सा है कि तुर्की अपने हथियारों को क्यों दूसरे मुल्कों को देता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो यूनान को सिर्फ इसराइल या अमेरिका हथियार नहीं दे रहे हैं, बल्कि दीगर उनके इत्तेहादी भी हथियार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ तुर्की के अंदर पिछले चंद हफ्तों के दौरान कई मिसाइलों के तजर्बात हुए हैं और कई नए हथियारों के तजर्बात देखे गए हैं। और तुर्की जो है ये ईरान से ज़्यादा बड़ा मसला है इसराइल के लिए, और इसी वजह से तुर्की को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है।
वो अलग बात है कि तुर्की एक डिप्लोमेसी में अपना नाम रखता है, लेकिन तुर्की ने अपने हथियार पाकिस्तान जैसे मुल्क को दिए जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है। तुर्की अपने हथियार कतर जैसे मुल्क को देता है और तुर्की ने अपने ड्रोन फैक्ट्रियां सऊदी अरब में जाकर लगा ली। तुर्की अफ्रीका के बहुत से मुल्कों को अपने हथियार बेच चुका है और वहां से फ्रांस को, बरतानिया को, अमेरिका को और इसराइल वगैरह को वहां से निकलवा चुका है और बहुत सी जगहों में तुर्की का बड़ा किरदार है। तो इस वजह से तुर्की के खिलाफ एक फैसला कुन जो खेल है वो शुरू हो चुका है और अगले 3 से 6 महीने इस हवाले से बड़े अहम हैं। और इसराइल का जो वजीर दिफा है वो पहले ही कह चुका है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का हशर जो है वो सद्दाम हुसैन की तरह का होगा। और तुर्की चूंकि हमास को भी सपोर्ट करता है, गजा और फलस्तीन के मसले पर भी बात करता है, तो इस वजह से भी इसराइल को ये चीज़ें कबूल नहीं है और फिर मुस्तकबिल में तुर्की जो है वो एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इस वजह से उनके खात्मे के लिए इस वक्त एक फैसला कुन और फाइनल जो खेल है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ज़िम्नन चीज़ें भी बताऊँगा, कुछ मज़ीद खबरें हैं मेरे पास कि ईरान जो है वो इस वक्त तुर्की के बहुत करीब आ चुका है और तुर्की ईरान के बहुत करीब आ चुका है और बहुत सी चीज़ें पिछले 1 महीने के अंदर तुर्की और ईरान के बीच तय हुई हैं। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से जो अभी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की, उसमें भी एक दूसरे को सपोर्ट करने का अज़म किया गया है, क्योंकि तुर्की को पता है कि अगर आज ईरान है तो कल तुर्की है। ये बात तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने भी कही थी। तो इसलिए तुर्की और ईरान बहुत करीब आए हैं और ये चीज़ें अमेरिका और इसराइल दोनों को कबूल नहीं है। अब अमेरिका और नेटो तुर्की के हवाले से क्या किरदार रखते हैं? अगरचे तुर्की नेटो का हिस्सा है, लेकिन ये बात एक दुनिया जानती है कि नेटो का हिस्सा होने के बावजूद जो तुर्की है उसको आज तक नेटो में वो हैसियत नहीं मिली है। और इसके अलावा जो अमेरिका ने F-16 जहाज़ हैं, यहाँ तक कि F-35 जहाज़ हैं, उनके देने का वादा तुर्की से किया लेकिन वो उनको नहीं दिए। और बहुत सी चीज़ें हैं जो तुर्की के साथ हुई हैं। बहरहाल अब ज़रा कुछ मज़ीद भी खबरें हैं, उन पर भी बात नज़र दौड़ा लेते हैं। ये खबर एक मेरे पास ईरान से आई है कि हम 2 साल तक इसराइल पर मुसलसल मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। ये ईरान के एक सीनियर फौजी कमांडर ने यह बात कही है, जिसका नाम है ब्रिगेडियर इब्राहिम जब्बारी। उन्होंने ये बात कही है कि ईरानी फ़ौज ने पिछले कुछ महीनों में अपनी ताकत को बढ़ाया है, नए ड्रोन्स, नए मिसाइल और बहुत सी चीज़ें तैयार की हैं। अगर इसराइल ने, अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो हम रोज़ाना 2 सालों तक इसराइल पर अपने मिसाइलों की, ड्रोन तैयारों की बारिश करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। अब ये बार बार जो नए नए बयानात इस ईरान के जर्नैलों की तरफ से बार बार आ रहे हैं, ये दरअसल इस बात की अलामत है कि अमेरिका और इसराइल का प्लान ईरान के खिलाफ दोबारा अटैक का है। इसी वजह से तो ये बयानात ईरान की तरफ से इसराइल के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये आई है कि इसराइली वज़ीर ख़जाना है समोत्रिश, उसने ये बात कही है कि हमें पता नहीं था कि हूसियों के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो 2000 किलोमीटर तक जा सकते हैं और ज़मीन के नीचे उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। और अब जबकि वो इसराइल पर मिसाइल मारते हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है, इसलिए हमें यमन के हूसियों से निमटना होगा और उनकी कुव्वत और ताकत को ख़त्म करने के लिए एक फैसला कुन जंग करनी होगी। यमनी हूसी ने अपने ताज़ा तरीन हमले में ये क्लेम किया है कि हमने 11 मिसाइल या 11 मिसाइलों से इसराइल के अंदर अटैक किया है, लेकिन इसराइल कहता है कि सिर्फ 2 मिसाइल थे जिनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन यमन के मिसाइलों से एक तो इसराइल के अंदर एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं और दूसरा वहाँ लोगों को रात के अंधेरे में उठकर पनागाहों की तरफ भागना पड़ता है। एक और बड़ी खबर है, ये गज़ा के हवाले से है कि गज़ा का जो प्लान है वो बड़ा ख़तरनाक है। गज़ा से 20 लाख लोगों को निकालने के लिए खुफिया मंसूबे चल रहे हैं और गज़ा पर कब्जे का जो अमरीकी और इसराइली प्लान है वो भी मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से चल रहा है। एक प्लान ये सामने आया है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स, बरतानिया के नशियाती इदारे ने नशर किया कि ऐसी कंपनियों को हायर किया गया जो गज़ा के अंदर लोगों को कायल करेंगी कि वो गज़ा छोड़कर किसी और मुल्क चले जाएं और बदले में उनको $9000 फ़ी कस दिया जाएगा और उनको बाहर किसी मुल्क में सेटल करने के लिए भी तमाम इक़दाम किए जाएंगे। इब्तदाई मरहले में 5 लाख गज़ा के लोगों को यूँ गज़ा से निकालने का प्लान है ताकि गज़ा की आबादी इस तरह कम होती जाए और फिर इसराइल के लिए कब्ज़ा गज़ा के ऊपर आसान हो जाए। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो प्लान है ये सामने आया है, जिसे बरतानवी नशियाती इदारे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी और TRT वगैरह ने भी नशर किया है। याद रहे, अमेरिका और इसराइल इस वक्त गज़ा की जंग की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो इसराइली हॉस्टेजेस और यरगमालियों को रिहा करवाने का एक तरीका है, लेकिन मुस्तकिल जंग को बंद करना या मुस्तकिल गज़ा के हवाले से इसराइल और अमेरिका अपने प्लान से यानी कब्जे से पीछे नहीं हटे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि शामी सदर अहमद अशर UAE पहुंचा है और UAE के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी। उनका दूसरा दौरा है। ये शामी सदर UAE क्यों गए हैं? ये दरअसल इसराइल से ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए गए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि UAE जो है वो शाम और इसराइल के बीच ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए रोल प्ले कर रहा है और शाम जो है वैसे ही इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और शाम के अंदर इसराइल के जो जंगजू हैं, फौजी हैं, वो भी आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो इसराइली मीडिया पर यह खबरें चली हैं कि शामी सदर अहमद अशर जो है ये
तुर्की को भी धोखा दे रहा है और ये तुर्की के खिलाफ, ये तुर्की को बाईपास करके इसराइल से दोस्ती लगा रहा है। यानी जिसने उसको हुकूमत दिलवाई उसी को ही इसने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आखिर में एक और ख़बर है कि तुर्की के 12 फौजी जो है वो शुमाली इराक के अंदर एक गार के अंदर घुसे और वो निशाना बन गए। वहाँ पर गैस थी, यानी वहाँ जो कुर्द बागी हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसकी वजह से 12 इस तुर्की के फौजी थे जो गार में दाखिल हुए और उस गार में दाखिल होने की वजह से उनमें से 8 मर गए हैं और 4 शदीद जख्मी।